देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना के अंदर भर्ती परीक्षा के अंदर बड़ा बदलाव किया है। युवाओं के लिए एक अच्छी पहल देखने को मिली है और इसी के चलते हुए अग्निपथ भर्ती परीक्षा एक बार शुरू की गई है। आप सभी को बता दूं कि अग्निपथ भर्ती परीक्षा को लेकर के पूरे देश के अंदर चर्चाएं चल रही हैं कि इस भर्ती परीक्षा के अंदर युवाओं को मौके भी दिए गए, लेकिन उसके बावजूद भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। युवाओं को सैलरी दी जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। सेना के अंदर काम करने का मौका युवाओं को दिया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। और यह कहीं और नहीं बल्कि जहां जहां पर ज्यादातर कांग्रेस की सरकार है वहां पर ही देखने को मिल रहा है। आज हम आप सभी को इस भर्ती प्रक्रिया के अंदर हाल फिलहाल कि क्या क्या तो फायदे रखे गए हैं उन सभी से रूबरू कराने के लिए हमारे स्टूडियो के अंदर कर्नल देवानंद गुर्जर मौजूद हैं, क्योंकि एक भारतीय सैनिक ही आप सभी को इस सेना के अंदर भर्ती के बारे में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी दे सकता है। तो कर्नल साहब, स्वागत है आपका न्यूज़ 19 के अंदर। कर्नल साहब, अभी ये भर्ती प्रक्रिया निकाली गई है, अग्निपथ भर्ती प्रक्रिया, तो इसके अंदर सबसे पहले बताइए कि भर्ती प्रक्रिया है तो है क्या? देखिए, सबसे पहले मैं देशवासियों को बताऊं कि सेना के अंदर कोई भी बिल्कुल बदलाव आए जाते हैं तो वो एक बड़ी उसके अंदर प्रक्रिया होती है, जहां जमीनी स्तर से लेकर के हाईएस्ट लेवल तक उसके ऊपर विमर्श होता है और उसके बाद सरकार को इसी चीज़ की बताई जाती है। आप सबको अवगत होगा कि देखिए, सेना हो या कोई भी डिपार्टमेंट हो, देश को ये मानना पड़ेगा कि बदलाव की एक प्रक्रिया हर युग में होती आई है, जिसको हम रिफॉर्म्स के नाम से देखते हैं। और जैसे पूरे देश में, पूरी दुनिया में हर चीज़ में रिफॉर्म समय समय पर समय के हिसाब से होते हैं, भारतीय सेना में भी पिछले करीब 7-8 साल से, जब तक मोदी जी की सरकार आई है, मैं ऐसा मानता हूं, तब से रिफॉर्म्स शुरू हो चुके हैं। और इस रिफॉर्म्स की कड़ी के अंदर कुछ लोग विरोध करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। ये एक डेमोक्रेटिक वे है अपने विचारों को रखने का। लेकिन मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि ये जो अग्निपथ भर्ती प्रक्रिया जो नई शुरू की गई है, ये प्रक्रिया एक सैनिक होने के नाते, भारतीय नागरिक होने के नाते मैं सरकार का अच्छा कदम मानता हूं और मोदी जी को बधाई देना चाहूंगा कि ये ऐसे कदम लेने के लिए बड़ा कलेजा चाहिए। दूरगामी इसके परिणाम निकलेंगे जो मैं एक सैनिक होने के नाते आपसे चर्चा करके बता सकता हूं। तो पहली बात, मोदी जी आपको बधाई हो। दूसरी बात, सेना के अधिकारियों को बधाई हो कि उन्होंने इस तरह की चर्चा कर करके पूरा डिटेल इसके ऊपर काम किया गया होगा और उस काम करने के बाद ये फैसला लिया गया होगा। क्योंकि मैं आज सेना में नहीं हूं, पर जब मैं सेना में था मैं जानता था कि छोटे से छोटे बदलाव का हर जगह डिस्कशन होता था, क्योंकि सुरक्षा का मामला है, पहली बात। दूसरी बात, उन मैं देशवासियों को बताना चाहूंगा, सेना को एक रोजगार का तरीका देखने की आप भूल ना करें। अगर देश सेना में अगर सेवा के लिए सैनिक जाता है, न कि नौकरी के लिए जाता है, न कि पैसे कमाने जाता है, कर्नल साहब, वो एक साथ साथ में बात बनती है कि जीवन चलाने के लिए सैनिक का ध्यान देश रखता है। पर मैं देशवासियों को एक चीज बता दूं कि देखिए, सेना को नौकरी से जोड़ने का अपराध ना करें। सेना एक सेवा का काम है और इस सेवा के लिए हमारे को सदैव तैयार रहना पड़ेगा। अब सवाल पूछा पुलकित जी आपने कि ये क्या प्रक्रिया है। बिल्कुल, ये ऐसी प्रक्रिया है साहब, देखिए कि मान लो 100 सैनिक भर्ती किए जा रहे हैं। जहां पर 100 सैनिक भर्ती किए जा रहे हैं वो 4 साल के लिए किए जाएंगे और 4 साल पूरा होने के बाद उसके अंदर से 25 सैनिक को सेना के अंदर 15 साल के लिए रखा जाएगा। 25%। बिल्कुल। और ये जो 25% है, ये एक तरह से पेंशनेबल सर्विस होगी, जैसे सामान्य पुराने जमाने के अंदर सैनिक आया करते थे। दूसरा इसके अंदर यह है कि इस दौरान जो सैनिक बाहर चले जाएंगे उनको एक तरीके से करीब 25 से 30 लाख रुपए तक एक पैसा कमाने का मौका मिलेगा। तीसरी बात, जब सेना के अंदर है तो उनका इंश्योरेंस 48 लाख रुपीस रखा गया है। और चौथी बात, अगर कोई सैनिक इस दौरान अपना वीर गति को प्राप्त हो जाता है तो करीब 1 करोड़ के आसपास उसके इन्वॉल्वमेंट सरकार ने तैयार की है। ये मैं पैसा इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि कई लोगों को पैसा ही सब कुछ है। बिल्कुल, सेवा से उनका कोई लेना देना नहीं है और यही कारण है कि ये स्कीम लाई गई है। पर ये स्कीम के अंदर, ये मैंने आपको मोटे तौर पे बताया। दूसरी एक सबसे बड़ी बात देशवासियों को बताना चाहूंगा कि आप बताएं, देश के अंदर बेरोजगारी है, क्या एक परिवार में 4 भाइयों में से एक को नौकरी दे दो और बाकी 3 को गरीब का गरीब रखो, ये उचित है? या कि 4 भाइयों को बराबर मौका दिया जाए, जिससे कि जिस काम के लिए नौकरी दी गई है
उस काम में भी विघ्न ना आए, उस काम का भी लाभ हो और देश के साथ कोई समझौता नहीं हो, तो मैं ऐसा मानता हूं। अब इसके अंदर पुलकित जी आपने कहा कि इस प्रक्रिया जो अभी सरकार ने की है, मैं आपको यह बता सकता हूं कि यह प्रक्रिया देश ने क्यों की, इसका मैं पहले बता दूं। देश का सवाल यह था कि देश के अंदर युवा, हर युवा, आप जो एनसीसी के कैडेट्स हैं, आप जो एनसीसी एनएसएस में होते हैं, हर युवा एक यूनिफॉर्म को डोन करना चाहता है इस मातृभूमि के नाम की। और भारतीय सेना से बहुत सारे युवा हैं जुड़े जाते हैं। अब उनको पूरों को नौकरी नहीं दे पाते थे क्योंकि एक को दे दी तो अगले 20 साल फिर वो एक ही रहेगा। अब एक ऐसा तरीका निकाला जिसमें युवाओं की जो अपेक्षा थी कि भाई मेरे को ज्यादा से ज्यादा को सेना में सेवा देने का सौभाग्य प्राप्त हो, तो मैं मानता हूं एक दूसरा अच्छा कदम है। और राष्ट्र स्तर पे जब ये 4 साल बाद ये सैनिक बाहर आएंगे पुलकित जी, ये ट्रेंड फोर्स होगी, ये डिसिप्लिन होंगे, राष्ट्रभक्ति का जज्बा होगा। और आप सब स्वीकार करते हैं भारत में कि एक सैनिक का जीवन का डिसिप्लिन सामान्य जनमानस से बेहतर होता है, तो देश के पास एक ऐसी पावर अवेलेबल होगी। तीसरी बात, इसकी सबसे बड़ी बात होगी कि राष्ट्र के लिए क्या देश चाहता है कि सेना सबसे मजबूत और कंपिटेंट हो? क्या देश ये चाहता है कि ऐसी सेना हो जो दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे सके? तो अगर आप ऐसा चाहते हैं तो भारतीय सेना को यंग फोर्स चाहिए, सेना लड़ने वाला सिपाही चाहिए, न कि प्रमोशन के चक्कर में, अपने खुद के अपने प्रोग्रेसिव के चक्कर में। हां, बिल्कुल न्याय होना चाहिए, पर लेकिन इससे यंगर फोर्स आएगी, वेल ट्रेंड होगी और ये देश के बाद में भी काम आएंगे। और उम्र उनकी 21 साल रखी गई, 17.5 से 21, तो मैं मानता हूं अच्छा कदम है। कर्नल साहब, यहाँ पे सवाल यही उठ रहा है कि 17.5 से 21 साल तक के लोगों के लिए रखी गई है ये भर्ती परीक्षा, लेकिन 4 साल के बाद में 25% को ही आगे उन्नति करने के लिए मौका मिलेगा। तो बाकी के जो 75% हैं वो क्या करेंगे? क्या वो अपना पैसा लेकर के साथ में जो सेवानिवृत्ति का मिलेगा उसके बाद में अलग फील्ड में जाएंगे, या उनके लिए, क्योंकि देखा जाए तो इनके लिए 12वीं पास तो हो जाएगी, लेकिन 21 साल में 18 जो देखा जाए युवा पीढ़ी के अंदर अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है, तो यहाँ पे तो उनके पास में 12वीं का ही सर्टिफिकेट होगा। नहीं, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे कार्य किए गए। थोड़ा पेशेंस रखे देश और आप साथ, इसके बाद किस प्रकार से उनको लिया जाएगा, कैसे किया जाएगा। परसों तो साहब पार्लियामेंट में पास हुआ है, तो एक दिन में सारा थोड़ी है। पर दूसरी बात पुलकित जी, मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा, क्या भारतीय सेना में जो मात्र हमारे सैनिक लड़ने वाले हैं उन्हीं के क्या 4 साल के बाद की चिंता है? अरे मैंने कहा ना, युवा तैयार है सेवा के लिए, वो 4 साल जाकर के भी अपना सौभाग्य मानता है। ऐसा मैं अभी मिलके आ रहा हूं हजारों सैनिकों से, मेरे पास बहुत सारों से चर्चा हो रही है, वो धन्यवाद दे रहा है। हाँ, आप चिंता कह रहे हैं कि नौकरी का क्या होगा। अरे साहब, क्या भारतीय आर्मी के अंदर ही आप जहां सुरक्षा का मामला, वहां क्या 60 साल तक सैनिकों को रखेंगे? मैं ऐसा उचित नहीं मानता हूं। और ये देश के लिए जो लोग इस नैरेटिव को चला रहे हैं कि इसके करियर का क्या होगा, सेना करियर नहीं है पुलकित जी। जैसे पहले विपिन रावत साहब ने कहा था, और मैं भी ये कहता हूं, सेना देश की सेवा है और मन से जाया जाना चाहिए। वरना मैं मानता हूं सेना में उन लोगों की जरूरत नहीं है जो पैसा कमाने जा रहे हैं या करियर करने जा रहे हैं। यहां सेवा मात्र से जाना चाहिए। और रही बात, अरे भाई 75% 25 को तो फिर भी सेना में रखा जा रहा है ना, क्योंकि सेना में एक बात और बताना चाहूंगा पुलकित जी, मैं सेना में क्या होता है कि जनरल एक होता है, ब्रिगेडियर 2-4 होते हैं, 5-10 कर्नल होते हैं, 20-25 मेजर होते हैं, और कैप्टन हमें सैकड़ों चाहिए होते हैं, और उसके नीचे हमें सूबेदार चाहिए होते हैं हजारों की संख्या में, और लाखों की संख्या में हमें सैनिक चाहिए। तो अब एक बात बताओ, ये पिरामिड है, अगर इस सिस्टम को तोड़ोगे, आज भारतीय सेना में अधिकारियों की 10,000 वैकेंसीज हैं पुलकित जी, और वो भरी नहीं जा रही है। क्यों? क्योंकि सेना में कैप्टन ज्यादा चाहिए हमें, और वो जब कैप्टन से प्रमोट कर दोगे तो वो उस काम का नहीं है, लड़ाई नहीं लड़ सकता। उसी प्रकार भारतीय सेना में हमें जवान ज्यादा चाहिए, हमें लड़ाई करनी है, हमें दुश्मन को तोड़, कमांडर सारे बन जाएंगे, सारे लीडर्स बन जाएंगे, तो बंदूक लेके दुश्मन से मुकाबला कौन करेगा? तो इसलिए अगर वो नीचे पिरामिड छोड़ा है तो ऑब्वियसली, जैसे पहले अभी आर्मी में अधिकारियों के लिए हम एसएस कमीशन लेके आए, बहुत सारे हैं जहां यंगर ऑफिसर ज्यादा से ज्यादा रहे, और प्रमोशन के बाद में तो वो काम नहीं कर सकता ना। तो जो सिपाही है, मैं आपको एक आंकड़ा बताना चाहूंगा, 1973-68 के आसपास था
जब भारतीय सेना में 73% जवान हुआ करते थे, जिनको हम ओआर कहते हैं, बिल्कुल, अदर रैंक्स कहते हैं, और बचे हुए होते थे जेसीओस और जो नाइक्स होते थे। मैं ये 1973-71 की लड़ाई के बाद का आंकड़ा है। आज जो लास्ट ईयर का आंकड़ा है वो ये कहता है कि 40% से कम जवान बच गए हैं ओआर जो एक्चुअली लड़ाई करेगा। अब आप तय करें कि आपको यंगर आर्मी चाहिए या बुड्ढी आर्मी चाहिए, या आपको सारे कमांडर। भाई साहब, सेना है, ये कोई सिविल का डिपार्टमेंट नहीं है जहां पर आप 1000 आदमी को बुड्ढे करके, बाहर देख लो क्या हुआ है देश के अंदर। हर डिपार्टमेंट में जहां पर एक व्यक्ति काम करता था 20 साल पहले, आज वहां आपने 40 आईजी डीआईजी पता नहीं क्या क्या बैठा रखा। वो देश की इच्छा है, पर सेना से खिलवाड़ ना करें। और सेना में जो सैनिक करते हैं अंदर बैठे, उनको ज्यादा पता है उनकी जरूरत क्या है। और रही बात रिफॉर्म्स की, पुलकित जी आपको मैं एक बात बता दूं, रिफॉर्म्स देश में आए हैं, लोगों को तकलीफ होती है क्योंकि क्वाइट नेचुरल है ये। जब सीडीएस साहब आए तो मैं आपको बता सकता हूं, हमारे दबे पांव सेना में कुछ अधिकारी उसका विरोध कर रहे थे क्योंकि उनसे जूनियर को सीनियर बना दिया गया था। देखिए साहब, हर बदलाव में होता है, पर सीडीएस आया तो आज देश के पास वो ताकत है, एक व्यक्ति डिसीजन लेता है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों की तीनों एक आदमी के अंडर कमांड है। उसी तरह जो ये सिस्टम आया, इसके अंदर ऊपर हमारा जो लीन एंड थिन आर्मी होती है, जहां कमांडर्स कम होते हैं, जेसीओ जितने हैं वो होते हैं, सिपाही ज्यादा होते हैं, और वही देश की सेना की ताकत होती है, ऐसा मेरा मानना है। कर्नल साहब, इसमें कहीं ना कहीं आरक्षण जैसा मुद्दा जो पूरे देश में सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहता है, वो भी खत्म होता हुआ नजर आया, क्योंकि इसमें ना तो किसी अलग जाति के लिए कोई आरक्षण रखा गया है। वैसे सेना में भर्ती दी थी तो सबके लिए अलग अलग आरक्षण रखते थे, लेकिन इसमें कहीं पर भी आरक्षण देखने को नहीं मिला। तो एक बहुत बड़ा बदलाव भी हो सकता है। आपने बहुत अच्छी बात कही पुलकित जी, पर इससे पहले मैं एक चीज और बता दूं कि देखिए, जो 25% जिनको सेना में 15 साल के लिए नौकरी दी जाएगी, आप बताएं इतनों में से फर्दर सिलेक्शन करके बेस्ट और वॉलंटियर को अगर भारत की सेना में आप आगे कर रहे हैं, तो आपको तो खुश होना चाहिए कि सैनिक तैयार हैं। और जो ये 4000 जो 4 वर्ष के लिए जा रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं, जिसको 4 वर्ष नहीं जाना मत आओ भाई, क्या जरूरत है देश को। पर सेना को कमजोर करने का जो सेना के अधिकारी कुछ चर्चाएं कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, भाई साहब मेरी आपसे गुजारिश, आप मेरे से बड़े हैं तो ऐसा गुमराह ना करें देश को। क्या सेना ही एक जगह बच गई जहां आपको 20 साल की नौकरी करनी है? ऐसा गुनाह ना करे देश, ऐसी मेरी इच्छा है। आपने पुलकित जी नेक्स्ट सवाल किया कि ये रिजर्वेशन जाति, में आपसे सहमत हूं। साहब देखिए, भारत के अंदर आज जो सेना, पैदल सेना जो लड़ती है, बिहार रेजिमेंट जिसका मैं खुद हूं, जाट रेजिमेंट जिसमें मेरा बेटा है, और राजपूत रेजिमेंट जो हमारे गुर्जर समाज की है, राजपूत, ये सारी जाति, सिख रेजिमेंट है, गुरखा है, ये अंग्रेजों की बनाई हुई फौज की चीजें हैं जो देश को नहीं पता है। और उन्होंने जाति विशेष इसलिए बनाई थी, तोड़ो, बांटो और राज करो। और उसका नतीजा यह है कि सैनिक तो सैनिक है, आप उसको एक धर्म और एक जाति में बांटने का जो अंग्रेजों ने किया था, आपने सही कहा। ये जो नई प्रक्रिया है उसके अंदर ऑल इंडिया, ऑल पीपल का इसके अंदर रिक्रूटमेंट होगा। और इस रिक्रूटमेंट में पहले क्या होता था, 50-60 रैलीज हुआ करती थी 70-1 साल के अंदर, अलग अलग जगह, अलग अलग स्थानों पे। अब साल में मात्र 2 बार, एक समय के अंदर 2 बार रैलीज की जाएंगी, जिससे देश के अंदर बच्चों को भी चिंता नहीं होगी। और रही बात जो इसका विरोध कर रहे हैं, आपने कहा कुछ लोग, बिल्कुल मेरी गुजारिश है भाई साहब, आप विरोध क्यों कर रहे हो? आप दूसरे डिपार्टमेंट में जाइए अगर आपको नौकरी नहीं करनी है। सेना की जो रिक्वायरमेंट है, आप इस तरह के दबाव ना बनाएं। और वैसे राजनीतिक जो विरोधी लोग हैं, जो मैं देख रहा हूं एंटी नेशनल है, उनके से तो मैं कभी उम्मीद ही नहीं करता हूं। वो तो हर बात जो मोदी जी करेंगे उसका विरोध करना, अरे उन लोगों ने तो 370 का विरोध किया था, शर्म करो। और आप इनकी बातों में ना आए। और ये जो फैसला है, सेना को जो रिक्वायरमेंट है वो देश को देना चाहिए अगर आप सुरक्षित चाहते हैं। वरना होमगार्ड में 60 साल के आप सैनिक बैठा रखे हैं, वो कौन सा 30-15 साल के बच्चे का बराबरी कर सकता है? पुलिस तंत्र में आपने 60-60 साल, क्योंकि आपने वेलफेयर स्कीम बना ली है। सेना के साथ खिलवाड़ ना करें, और जो सेना चाहती है वो करें, ऐसा उचित होगा। और दूसरी बात, जब ऑल इंडिया, ऑल पीपल कर रहे हैं, तो मैं तो धन्य कहूंगा इन सरकार को कि किस तरीके से इन्होंने, क्योंकि किसी जाति विशेष के नाम से और किसी रिजर्वेशन विशेष के नाम से सेना में और खिलवाड़ नहीं होना चाहिए और बांटने का प्रक्रिया ना करें। पॉलिटिशियंस प्लीज रिक्वेस्ट, यू आर ऑलरेडी एक्सपोज, आप वैसे भी एक्सपोज हो चुके हैं, आप अपना काम करें और सेना के बीच में ना दखल दें, क्योंकि सरकार वही करती है जो सेना से रिकमेंड होकर जाता है। और मैं एक सैनिक होने के नाते कह सकता हूं,
भारतीय सेना युवा सेना चाहिए हमें बुढ़े सैनिक नहीं चाहिए। मैं रिटायर हो चुका हूं, पर क्या आप 60 साल का जवान को पाकिस्तान के साथ या चीन के बॉर्डर पे भेज देंगे, जहां सांस फूलता 10 कदम लेने में -50 डिग्री टेम्परेचर है, उन पहाड़ियों के ऊपर चलने में इतने दुर्गम रास्ते हैं, गिर जाते हैं। अरे 20-20 साल के बच्चे और 30 साल के युवा वो भी थक जाते हैं। तो ये खिलवाड़ आप सेना के साथ ना करें, ऐसा मेरा मानना है। और जो ये चर्चा करते हैं कि ये सैनिक है, ये इतने साल में कैसे ट्रेनिंग करेंगे, मैं बहुत सारे सैन्य अधिकारियों को सुन रहा था। देखिए ऐसा है भाई साहब, ट्रेनिंग समय रिफॉर्म के साथ सब सेटल हो जाती है। पर सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, दुनिया के अंदर अगर सबसे बेहतरीन कोई सेना है वो भारतीय सेना है। उसके मुकाबले की अगर कोई सेना है तो इजराइल की सेना है। और आपको जान के खुशी होगी कि इजराइल के अंदर हर बच्चे को सेना में देने के लिए वो महिलाओं को मात्र 22 महीने की ट्रेनिंग देते हैं और मेल्स को वो 30 महीने की ट्रेनिंग देते हैं। यहां तो 4 साल की है। तो जब वो सबसे बेहतरीन बन सकते हैं तो हमारे रणबांकुरों पे और युवाओं पे शक करके इनके दिमाग में बीज डालना और राजनीति करना कदापि उचित नहीं है। और लास्ट बात, इसके अंदर सबसे बड़ी बात है जिसकी हम लड़ाई लड़ रहे थे, हमारे जैसे लोग चाहते थे कि भारतीय सेना के अंदर महिलाओं की भागीदारी हो। मोदी जी ने हमें दिया वुमेन परमानेंट कमीशन, पहली सेना की 2 टुकड़ियां हमारी सीएमपी के अंदर कमीशन लड़कियां ने जो सैनिक बनी हैं। और अभी इसके बाद तो कहा गया है कि इट्स ओपन फॉर मेल एंड फीमेल, अप्लाई करेंगी, बेस्ट जाएंगी। इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। हमारी मातृशक्ति को इसके अंदर हिस्सेदारी मिल रही है, युवाओं को हिस्सेदारी मिल रही है। मैं तो यही कहना चाहूंगा पुलकित जी। बिल्कुल बिल्कुल, आप बहुत सही कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मेरा सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि जो अभी आपने बताया ट्रेनिंग पीरियड, इनको ट्रेनिंग तो दी जा रही है 10 हफ्ते से लेकर के 6 महीने तक इनको पहले ट्रेनिंग दी जाएगी और उसके बाद में इनकी ज्वाइनिंग है। लेकिन इससे भर्ती प्रक्रिया से सेना के ऊपर भी तो कुछ प्रभाव पड़ेगा। तो सेना को क्या क्या फायदे होने वाले हैं वो आप चंद शब्दों में बताइए। देखिए साहब, सेना को सारे फायदे, सेना को यंगर आर्मी चाहिए। कारगिल रिपोर्ट में कहा गया था कि यंगर आर्मी चाहिए, यंगर सीओ चाहिए, यंगर जूनियर लीडर चाहिए। तो यंगर जूनियर लीडर कैसे आएंगे? अरे साहब एक बात बताओ, आज आपने 100 जवान भर्ती की है किसी भी डिपार्टमेंट में, वो 10 साल नौकरी के बाद सीनियर समझता है कि नहीं समझता है? बिल्कुल। और वो सीनियर समझेगा तो क्या आप उससे वो काम करवा सकते हैं जो एक 2 साल के या 21 साल के 1 साल की नौकरी वाले जवान से कराएंगे? कदापि नहीं करवा सकते, क्योंकि वो प्रमोट होगा। अब ये सारे प्रमोट कर दोगे तो नीचे कौन बचेगा भाई? तो ये इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये प्रक्रिया बहुत सही है और जो गुमराह कर रहे हैं उनको नहीं करना चाहिए। वैसे भी देखिए साहब, सच्चाई का कोई तोड़ नहीं है। और जो राजनीति करके ये थोड़ा सा इलेक्शंस का माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और कुछ सैनिक भी ऐसा कर रहे हैं कि ट्रेनिंग। एक बात बताओ पुलकित जी, बिल्कुल, जब इजरायली आर्मी जो बेस्ट मानी जाती है हमारे मुकाबले की है, वो तो 12 महीने में अपने हर सैनिक को मौका दे रहे हैं, जो उनके जो चाहिए वो रख लेते हैं। तो सेना को जो चाहिए कमांड लीडरशिप वो रख लिया उसमें। तो हम क्या उनसे भी बिगड़े हुए हैं कि हम काम नहीं कर सकते? और रही बात जो ये चर्चाएं कर रहे हैं कैसी ट्रेनिंग, क्या ट्रेनिंग, देखिए रिफॉर्म्स का समय है। रिफॉर्म्स किसी को भी अच्छे नहीं लगते हैं। आज से पुराने जमाने में जाइए, हिंदुस्तान के अंदर सती प्रथा हुआ करती थी। जब पहली बार किसी ने विरोध किया था तो उसके साथ इतना विरोध झेलना पड़ा था। और आज रिफॉर्म्स इज अ कंटिन्यू प्रोसेस ऑफ लाइफ, और बदलाव ही एक सच्चाई है, स्वीकार करें। और सेना के मामले में मैं ऐसा गुजारिश करूंगा कि सेना के जो लोग हैं उनको, और उस कॉन्फ्रेंस में तीनों चीफ बैठे थे, नेवी चीफ, आर्मी चीफ, एयरफोर्स चीफ। तो क्या आप सोचते हैं वो किसी के दबाव में आके बोलते हैं? कदापि नहीं। और जो कोई हमारे इन कमांडर के रणबांकुरों पे शक करता है तो मैं गुजारिश करूंगा आप अपना ये जो बिस्तर है बंद करें और सेना के खिलाफ कोई भी ऐसी कार्रवाई ना करें जिससे देश का मनोबल कम हो। ऐसी मेरी कामना है, ऐसी गुजारिश है। बिल्कुल कर्नल साहब, आप बहुत सही बातें बता रहे हैं और एक एक चीज के बारे में आपने इस अग्निपथ भर्ती योजना के बारे में बताया है। साथ ही इसमें सबसे अच्छी बात तो यही है कि पुरुष और महिला दोनों को इसमें समान रखा गया है। ना कोई जाति को इसमें रखा गया, ना ही कोई आरक्षण को रखा गया है। और रही बात आपको आपकी सैलरी की, तो सैलरी भी सरकार की तरफ से दी जा रही है। बल्कि एक सैनिक तो देश की सेवा करने के लिए ही सेना में भर्ती होता है, उसे पैसों से कोई मतलब नहीं होता, होना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए। तो हाल फिलहाल तो इस भर्ती प्रक्रिया के अंदर इतना ही। और ये उपद्रव जो अभी हाल फिलहाल अलग अलग जगह पे मचते रहे हैं, इन सभी से भी हम आप सभी को जरूर रूबरू कराएंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट के अंदर और खास मुलाकात में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार।